हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो अभी जो अध्याय 5 जो हमारा वो चुंबकत्व एवं द्रव्य है, वो भी उसका थ्योरेटिकल पोर्शन समाप्त हुआ है। उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट पोर्शन हो गया है, अब दूसरा पोर्शन करेंगे। और एक पोर्शन और है न्यूमेरिकल का, वो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड। हालांकि एनसीईआरटी बुक में ज़्यादातर न्यूमेरिकल तो नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। तो 4-5 न्यूमेरिकल होगा तो एक वीडियो और देखा जाएगा, उसमें कुछ थ्योरेटिकल भी है, उसे भी देखा जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा पहला सवाल है। आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। ये है कि 5 सेमी प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुवों की 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पियर मीटर है। ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पियर मीटर है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। प्रभावी लंबाई को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं, जो कि 5 सेमी है। और ध्रुव प्रबलता, तो इसको मीटर में बदलना है, तो 5 × 10⁻² मीटर। ध्रुव प्रबलता m जो है वो 40 एम्पियर मीटर है, इसका मात्रक होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है m × 2L होता है। तो m की वैल्यू हमारी कितनी है, 40, और इसकी वैल्यू है 5 × 10⁻²। 5 0 0 5 चौको 20, यानी 200 × 10⁻², यानी कि 2। तो m की वैल्यू 2 है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट लिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। चलिए, को मिटा दिया जाए। दूसरा सवाल है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि इसकी त्रिज्या आधी तथा धारा दुगुनी कर दे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान
चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना गुना हो जाएगा। मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है का चुंबकीय आघूर्ण जो है इतना दिया हुआ वृत्ताकार। अब क्या किया है, तो आधी कर दिया जाए, चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल का कितना हो जाए, मतलब त्रिज्या आधी धारा दुगनी कर दिया जाए। तो देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, जैसे हमारा यम दिया हुआ है, कितना है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यम मान लीजिए फेरों की संख्या कुंडली में n है, तो n आई ये होता है। वृत्ताकार है तो अगर उसकी त्रिज्या r है तो इसका सूत्र हो जाएगा NIA पाई r स्क्वायर। अब बाद में क्या किया है कि बाद में कह रहा है कि इसकी त्रिज्या आधी, तो मान लीजिए जब r डैश r/2 हो गया, धारा दुगनी यानी I डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2I हो जाएगा। I डैश क्या हो जाएगा 2I हो जाएगा। तो अब नया जो है क्या हो जाएगा, तो नया मतलब चुंबकीय आघूर्ण M डैश मान लीजिए, तो फेरों की संख्या इसमें नहीं है, तो चाहे तो फेरों की संख्या दिए नहीं कितना करना, केवल धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली है ना। तो n यहाँ से हटा दीजिए, n है ही नहीं है, या n रखेंगे तो यहाँ भी n रखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे I डैश A डैश यानी कि I डैश पाई R डैश स्क्वायर। तो M डैश बराबर I जो है 2I है और पाई R डैश जो है R/2 का होल स्क्वायर है, मतलब हो जाएगा 2I पाई R स्क्वायर बाई 4, यही ना। तो 2 से 2 कट गया, मतलब I पाई R स्क्वायर बाई 2। यम बराबर पाई R स्क्वायर है, तो यम डैश जो हो जाएगा यहाँ पाई R स्क्वायर यम बाई 2 यानी पहले का आधा हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए अब देख तीसरा सवाल है, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि R बराबर है, ऐसा होता है पहली कक्षा की त्रिज्या इतनी होती है, वेलोसिटी जो होती है 2.26 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो चुंबकीय आघूर्ण हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो इसका आया था EVR/2। पीछे हम लोग याद करें, इस गतिमान आवेश वाले का लास्ट टॉपिक था लगभग, तो ये निकाला गया था कि m बराबर EVR/2 आया हुआ था, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षा में घूम रहा है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण ये होता है।
है ना। m बराबर क्या होता है EBR/2। पीछे जाके देखेंगे तो वहाँ पे यह आएगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए EBR का, तो E इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का आवेश होता 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, B 2.2 × 10⁻6 और R की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में, और बटे 2 कर लीजिए। तो बहुत सिंपल है, इसकी वैल्यू अगर हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हल कर लीजिएगा तो हम आंसर इसका जो लिखे हैं वो 9.3 आएगा। आप करके देखिएगा, -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पीछे देखिएगा कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ये होता है EBR/2 होता है, हमने वहाँ बताया हुआ। चलिए अब चौथा सवाल है। चौथा है कि एक चुंबकीय तार की लंबाई 8 सेमी है। एक चुंबकीय तार की लंबाई 8 सेमी है तथा चुंबकीय आघूर्ण कितना है 80 × 10⁻³ जूल पर टेस्ला। देखिए एक यूनिट जूल पर टेस्ला भी है चुंबकीय आघूर्ण की, ठीक है। एम्पियर/मीटर² के अलावा जूल पर टेस्ला भी है। यहाँ पे एक देखिए मार्क की बात है कि अगर पूछ सकता है कि जूल पर टेस्ला किस राशि का मात्रक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का। इसकी ध्रुव सामर्थ्य क्या है, इसकी ध्रुव सामर्थ्य क्या है। फिर क्या पूछा है, यदि तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ दिया जाए, यदि तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ दिया जाए, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। अब देखिए एक चुंबकीय तार की लंबाई 8 सेमी है, चुंबकीय आघूर्ण इतना है, तो ध्रुव सामर्थ्य क्या होगी। तो जिसे हम यहाँ पे हल करेंगे तो हम जैसे मानते हैं ना दो ध्रुवों के बीच की दूरी ये, तो वो 8 सेमी है, मतलब 8 × 10⁻² मीटर है। चुंबकीय आघूर्ण यम जो है वो 80 × 10⁻³ जूल पर टेस्ला है। ध्रुव सामर्थ्य यम बराबर क्या होगी, तो जानते हैं कैपिटल M बराबर M × 2L होता है। स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटे 2L। तो m की वैल्यू कितनी है 80 × 10⁻³ सामर्थ्य 2L कितनी है 8 × 10⁻²। तो 8 10 में 80, ये 10 हो जाएगा, ये 2 पावर कट गया, 10⁻⁻⁻1 यानी 1 हो जाएगा। ध्रुव सामर्थ्य क्या हो जाएगा 1 एम्पियर मीटर। अब क्या पूछा है कि तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ दिया जाए, तो
अब देखिए, अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए, मान लो जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी r, तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब इसे तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया गया, पहले तार ऐसा था, 2L यहाँ पे कितना दिया था, r/10⁻² मीटर, और m यहाँ पे दिया था, जो भी दिया है 3 जूल पर टेस्ला। अब क्या है, इसी को मान लीजिए मोड़ दिया गया, अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया गया। अब रेडियस क्या है, मान लो स्मॉल r है, तो अब ध्रुवों के बीच की दूरी 2r हो गई। अब इसकी जो लंबाई थी 2L जो थी, इसकी लंबाई जो हम लोग लेते थे, हालांकि L लेते, वो कितना हो गई। अब यहाँ पे अब तो हमारा जो ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण नया बनेगा, वो बनेगा m इंटू 2L, तो 2L तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू 2R। लेकिन अब R की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए यहाँ से अब जो 2L हमारा था, या ये जो 2L इसको आप L भी ले सकते हैं, किताबों में L लिया है। अर्धवृत्ताकार की परिधि कितनी होगी, πr होगी, तो 2L जो हमारा क्या हो जाएगा, πr। अब तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2L/π, या L/π, अगर हम उसकी लंबाई को L माने तो, है ना। तो अब चुंबकीय आघूर्ण मान लेते m डैश है, तो ये सामर्थ्य m हो गया, और 2 है ही है, R की वैल्यू क्या है, 2L/π, यही। तो m डैश बराबर हो जाएगा m इंटू 2L और 2/π। तो इसको क्या कहते हैं, मेन चुंबकीय आघूर्ण, तो हो जाएगा m 2m/π, ये आंसर हो जाएगा भाई। m 2L m है और 2 है /π, ये आंसर हो। ठीक, तो अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपका जो है 5वां सवाल, वहां पे एक चीज और है, जैसे m डैश जो आया है तो 2m/π आया है, तो आप इसको जो है m की वैल्यू रख देंगे अगर यहाँ पे, तो उत्तर दिया हुआ है ये 10⁻², एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए एक सवाल है 5वां है, 2L लंबाई के एक छड़ चुंबक, 2L लंबाई के एक छड़ चुंबक, 2L लंबाई के एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया है, m है। इसके केंद्र से 60 अंश पे मोड़ दिया है, इसे केंद्र से 60 अंश पर मोड़ दिया जाए, तो इस व्यवस्था के
चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। गणना कीजिए। इस अवस्था के चुंबकीय आघूर्ण की क्या करना है? गणना कीजिए। पहले 2L लंबाई का था, ये कितनी थी लंबाई? 2L था। चुंबकीय आघूर्ण इसका m था। अब इसके ठीक केंद्र से क्या करा? बीच से मोड़ दिया गया 60 पर, यानी कि जब ये 60 हो गया तो ये L, तो जाहिर सी बात है ये वाली लंबाई जो होगी ये भी L हो जाएगी। तब ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा 60-60 डिग्री, क्योंकि जब दो साइड L है और बीच का कोण 60 है, तो इसका मतलब है कि ये समबाहु त्रिभुज, तब ये भी L हो जाएगा। अगर ये कोण 60 ना होता तो हम इसे समबाहु त्रिभुज नहीं करते। दोनों साइड बराबर, बीच के एंगल 60 है, तो इसका मतलब है कि बेस एंगल भी बराबर होंगे, तो सब 60-60 होगा। अब देखिए चुंबकीय ध्रुवों की दूरी कितना हो गई? L 2L के जगह, तो पहले जो m था वो m इंटू 2L था, ध्रुव सामर्थ्य अगर m है तो। अब m डैश क्या हो जाएगा? m इंटू L हो जाएगा। अब तो इसका मतलब m डैश जो है वो ये m का आधा है। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, m से क्या हो जाएगा? तो अब चुंबकीय आघूर्ण पहले का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये देखिए 2L इंटू m है, ये L इंटू m है, तो आधा है ना। यानी इसको ऐसे बना दीजिए, m इंटू 2L, हाफ से ऊपर नीचे भाग, तो ये m है। चलिए अब चलते हैं छठवें सवाल की तरफ। ठीक, अब है कि छठवां सवाल है कि एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। छठवां सवाल है एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसे एक 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। इसे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा से प्रति समांतर दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य। इसे चुंबकीय क्षेत्र के, इसे चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष समांतर दिशा से प्रति समांतर दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य तथा दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए।
तो समांतर मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर का मतलब है थीटा 0 और प्रति समांतर का मतलब उलट गई दिशा, तो 180 अंश। एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है, कितना है, m बराबर 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और v की वैल्यू कितना है, 0.2 टेस्ला के क्षेत्र में रखा हुआ है। तो पहले तो क्षेत्र के साथ समांतर रखा हुआ, तो थीटा मतलब 0 है, से लेकर के कहाँ घुमाना है, थीटा 180 डिग्री मतलब प्रति समांतर। 0 से 180 अंश है समांतर के लिए है। तो किया गया कार्य का जो फार्मूला होता है mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी कि 0 से 180 अंश तक घुमाने में, यानी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा अंश घुमाने में या थीटा 1 से थीटा 2 अंश घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला ये है। तो अब यहाँ पे W निकालेंगे तो m की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 0.2 है, cos थीटा 1 मतलब 0 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो W बराबर हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 मतलब 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1, इसका मान -1, तो W बराबर 1 + 1 मतलब 2 जूल। ठीक, सिंपल सवाल। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है -mv cos थीटा। पहली बार थीटा जब 0 हो तो u कितना होगा, -mv cos 0 का मान 1 होता है, m की वैल्यू 5, b की वैल्यू मतलब -1 जूल। फिर होता है -mv कितना, cos 180 डिग्री, जब थीटा कितना हो 180 डिग्री प्रति समांतर। प्रति समांतर का मतलब 180 डिग्री हम उलट गया, पहले क्षेत्र इधर है, चुंबक भी इसी डायरेक्शन में है ना, SN, लेकिन जब SN को उलट दिया गया इधर तो ये पूरा 180 बन गया। तो -mv cos 180 का मान -1, यानी ये प्लस हो जाएगा, +mv मतलब m 5 × 0.2 मतलब प्लस जूल हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं, चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। चलिए, फार्मूला आप याद रखेंगे, हर फार्मूला उसका कहाँ पे क्या यूज है, उसमें कौन सी क्या क्वांटिटी प्रदर्शित कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो आप सवाल कर जाएंगे। तो प्रैक्टिस तो मान लीजिए जरूरी है। सवाल को आप 1-2 बार जब परीक्षा में लगा के जाएंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास। ठीक, अब 7वां सवाल है, चुंबकीय यामोत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर 30 अंश के कोण पर एक मतलब दूसरे तल में चुंबक को लटकाने पर यह 36 से 45 अंश का कोण बनाता है, मतलब नया नति कोण है। यह 36 से 45 अंश का कोण बनाता है, मतलब जो न्यू नति कोण हो 45 हो जाता है। तो वास्तविक नति कोण का मान क्या होगा, तो वास्तविक नति कोण का मान क्या होगा। ठीक, वास्तविक नति कोण का मान क्या होगा,
तो हमने एक फार्मूला डिराइव करवाया था, वैसे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा tan थीटा बराबर होता है B/H। अब क्या है कि ये जो है हमारा जो है चुंबकीय आमुत्तर है। अब इससे तल ऐसा है जिस 30 अंश के कोण पर ये H घटक है, ये B है, तो इसको इस डायरेक्शन में तो इसका घटक हो जाएगा, जो 36 घटक हो जाएगा H cos अल्फा हो जाएगा, है ना। और B घटक जो B उसमें B' ही रहेगा। और मान लीजिए उसमें नतिकोण जो है थीटा डैश है, तो tan थीटा डैश हो जाएगा B'/H', यहाँ पे ये H' हो जाएगा ये, तो V' तो V है और H' है H cos अल्फा। तो VH को क्या लिख सकते हैं हम, तो tan थीटा डैश बराबर tan थीटा जो अभी पीछे बटा cos अल्फा, ये अगर अल्फा है तो 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा कितना है 30 डिग्री, थीटा डैश कितना दिया 45 की, उस तल में वो 36 के साथ इतना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan थीटा डैश, तो tan 45 हो जाएगा। tan थीटा मतलब ये वास्तविक नतिकोण मानना है, और cos अल्फा मतलब cos 30। तो जो है यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1, tan थीटा और cos कड़ी में 3/2, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी कड़ी में 3/2। तो इसलिए इसका कोई tan का माना ही नहीं है, इसलिए हमको थीटा चाहिए, तो tan इनवर्स कड़ी में 3/2, तो वास्तविक नतिकोण का मान ये हो जाएगा। क्योंकि कड़ी में 3/2 थीटा के किसी का मान ही नहीं है ना, 30, 45, 60, 90 कोई मान नहीं है, तो इसलिए ये हमारा वास्तविक नतिकोण ये हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब 8वां सवाल है ये। 8वां है कि अणुचुंबकीय पदार्थ क्रोमियम की चुंबकीय पदार्थ क्रोमियम की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 2.7 × 10⁻⁴ है, मतलब एक शुद्ध संख्या विमाहीन है। इसकी निरपेक्ष तथा सापेक्ष चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। इसकी निरपेक्ष तथा सापेक्ष किसकी, क्रोमियम की, तो निरपेक्ष वैल्यू म्यू होगा, सापेक्ष चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो देखिए निर्वात की तो म्यू नॉट होती है, लेकिन किसी पदार्थ की म्यू होती है। तो हम जानते हैं कि ये रिलेशन हमने पढ़ा था, सूत्र म्यू बराबर म्यू नॉट 1 + काई, ऐसा आया हुआ था शायद पीछे। वन प्लस काई, ठीक। तो ये जो यहाँ पे है वो निरपेक्ष है, क्रोमियम के लिए क्या है, निरपेक्ष। और म्यू आर जो होता है वो सापेक्ष होता है, जो μ/μ0 होता है, ये सापेक्ष होता है। जो सापेक्ष चुंबकशीलता है वो 1 + काई होता है। ये जब निरपेक्ष जो होती है, निरपेक्ष का निकालना है, निरपेक्ष
तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 4π/10⁻⁷ 1 प्लस काई की वैल्यू कितना है 2.7 × 10⁻⁴। ठीक, तो इसलिए म्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी अब क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति दिया निरपेक्ष इसकी वैल्यू जो है इसमें इसको जोड़ना है, तो 4π/10⁻⁷ 1 प्लस इसमें -4 है तो दशमलव जो उधर जाएगा यानी कि 10,000 से भाग देंगे तो इधर आएगा दशमलव, तो 2 अंक 4 अंक ना, 1 2 3 4 ये आएगा। यहाँ से दशमलव कितने अंक गया 1 2 3 4 4। ठीक, अब इसमें एक को जोड़ना है, तो 20027 और 10000720001। तो म्यू बराबर हो जाएगा 4π/10⁻⁷ 1.0027, या इसको हमने गुणा कर दिया 4.1 का 10⁻⁷ और 1.0027, तो म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी आप इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी ये 12.56 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेट करिएगा इसमें। ठीक है, अब चलिए हम जो है इसका वो निकाल लेते हैं म्यू आर। तो जाहिर सी बात है कि जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, सापेक्ष चुंबकशीलता वो कितनी होती है म्यू आर, जो 1 प्लस काई होती है। तो आप क्या करिए 1 है ही है, इसका वैल्यू 2.7 × 10⁻⁴ दिया ही है, तो म्यू आर आप जोड़ेंगे, तभी हमने जोड़ा था ना, वही आएगा 1.0027 ये आएगा। ठीक, तो आप केवल न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला, उसकी कंडीशन, कौन सी क्वांटिटी क्या प्रदर्शित कर रही है, ये चीज़ आपको अगर पता है तो आप सवाल आराम से लगा सकते हैं। ठीक, चलिए 9वां सवाल देखते हैं, इसे मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो हमने सब फार्मूला प्रूफ किया है, ये सोच रहे होंगे कि कैसे आया, तो आप पीछे देख लीजिए। चलिए 9वां सवाल है। 9वां सवाल है कि अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम का, अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम का, अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम का, ठीक, एल्युमिनियम की चुंबकीय
प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति काई जो है दिया हुआ है, कितना है 2.3 इसे 4 गुणे 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया, के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया। चुंबकन क्षेत्र में क्या है, रखा गया है। तो पदार्थ के चुंबकन का मान क्या कीजिए, तो पदार्थ के चुंबकन का मान क्या है, तो पदार्थ के चुंबकन का मान याद कीजिए। मतलब आई पूछा है, तो क्या क्या दिया है, काई दिया है चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन क्षेत्र H की वैल्यू दिया हुआ है 4×10⁵ एम्पियर पर मीटर। तो चुंबकन मतलब आई पूछा है। जानते हैं कि काई बराबर होता है I/H, तो आई बराबर होता है काई H। तो काई की वैल्यू है 2.3 × 10⁻⁻5 और H की वैल्यू है 4×10⁵ इसलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4×3 = 12 और 4×3 = 8 और ये पावर जो है -5 इधर है और ये पावर इससे कट जाएगा, तो इतना एम्पियर पर मीटर ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। आसान सवाल, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो आप लगा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, कभी सवाल को देखे ही नहीं है, तो बिना देखे आप फार्मूला भी याद करके जाएंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि छोटा हो सवाल चाहे बड़ा सवाल हो, फार्मूला तैयार हो और उसे एक बार ज़रूर लगा के जाएँ, देख के जाएँ, नहीं तो आता हुआ सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो चलिए 10वां सवाल चलते हैं। एक परिनालिका के क्रोड में, 10वां सवाल है, एक परिनालिका के क्रोड में, एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की, क्रोड में भरे पदार्थ सापेक्ष चुंबकशीलता 400 है। सापेक्ष चुंबकशीलता 400 परिनालिका के विद्युतीय रूप से पृथक्कृत घेरों में, परिनालिका के विद्युतीय रूप से, परिनालिका के विद्युतीय रूप से पृथक्कृत फेरों में 2 एम्पियर की धारा, फेरों में 2 एम्पियर की धारा, फेरों में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसकी प्रति मीटर की लंबाई में,
यदि इसकी प्रति मीटर की लंबाई है पैरों की संख्या 1000 है। 1000 है तो क्या मालूम करना है? पहला एच, बी है आई, सी है उनकी प्रेरण और डी है चुंबककारी धारा की गणना। चुंबककारी धारा की क्या करना है? गणना करना। तो देखिए इसमें क्या है कि हल क्या करेंगे कि हमें क्या पता है? चुंबकशीलता सापेक्ष यानी कितनी बार हमको दिया है 400। पृथक्कृत फेरों में धारा कितनी बह रही है? 2 एम्पियर प्रति मीटर लंबाई यानी स्मॉल एन बराबर 1000 है। तो देखिए यच जो है हमको निकालना है पहला, तो यच बराबर जो होगा वो एन आई होता है ना, एन आई होता है या यच आई के क्रमानुपाते होता है। हमने पीछे बताया होगा कि एच जो है एन आई होता है। अगर यहाँ म्यू नॉट लगा देंगे तो म्यू नॉट टू बी नॉट बन जाएगा, यानी बाहर आके चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो फेरों की संख्या 1000 गुणे एन आई की वैल्यू 2, तो एच हो जाएगा 2000 एम्पियर पर मीटर, यही ना। और बी की वैल्यू क्या है? आई। तो आई के लिए भी आई की वैल्यू जो है आई की वैल्यू दिया ही नहीं है, न्यू बार दिया है, चुंबकीय प्रवृत्ति दिया है। चुंबकीय प्रवृत्ति भी नहीं दिया। न्यू आर और आई में कोई रिलेशन तो होगा ही। चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं दिया इसमें।
आई चुंबककारी धारा की गणना। चलिए बी निकालते सी तक फिर देखते। सी ऐसे निकलेगा, बी एक रिलेशन आया था कि बी बराबर म्यू नॉट आई प्लस एच आए। तो यहाँ से तो बी निकल ही जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है। और यहीं से एक चीज़ और पता चल जाएगा कि हमारा जो आई बराबर होता है जैसे म्यू आर -1 होता है, याद होना चाहिए, यहीं से मिल जाएगा। अगर म्यू का हम अंदर इधर गुणा कर दें तो फिर आई बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे म्यू नॉट -h हो जाएगा। बी बटे म्यू आर एच हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर एच माइनस एच, आई बराबर हो जाएगा म्यू आर एच कॉमन ले लीजिए तो म्यू आर -1 इंटू एच भी रहता है। क्या करना है यहाँ पे, ये आया कैसे ये भी देख लीजिए कि म्यू से ऊपर में म्यू नॉट से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे म्यू नॉट से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा। सही है। यहाँ पे ये आया कैसे भी देख लीजिए कि म्यू से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। देखिए म्यू बटे म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, और बी बटे म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच, क्योंकि बी बराबर होता है म्यू एच। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा एच कॉमन होगा। ठीक, ऐसा हमने पीछे करवाया है, इसको देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आई निकल जाएगा, म्यू आर की वैल्यू है 400 -1 और एच की वैल्यू है 2000। ये हो जाएगा, ये घटा देंगे 399, इसकी वैल्यू जो है एच बराबर एन आई होता है, तो एन की वैल्यू प्रति मीटर फेरो संख्या 1000 है, आई 2 एम्पियर है तो 2000 हो जाएगा। अब इसका गुणा लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, ये हो जाएगा। सी जो है बी चाहिए, तो बी में हमने देखिए पर ये किया हुआ था, तो इसकी वैल्यू 4π×10⁻⁷, एच की वैल्यू 2000 और आई की वैल्यू यहाँ पे गुणा कर दीजिए जो भी आएगा।
यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ गुणा कर दें, 2 9 18, हासिल का 2 9 18 19 और 2 3 6 1 7 3 0। तो इसमें इसको जोड़ दीजिए तो उससे बी की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणे 3.17। अब 79833 में 2000 जोड़ना है और 2 10 और ये 9 1 10 हासिल का 7 1 8 तो हो जाएगा 8 लाख। 1 2 3 4 5। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो ये कितना जीरो है, 3 2 5 0 इसे कैंसिल हो जाएगा। 8 4 को 32 गुणे 3.14 और गुणे 5 कैंसिल हो जाएगा 2 टेस्ला आएगा। गुणा करके जो भी आएगा आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये फार्मूला जो है याद रखिएगा, ये चुंबकीय प्रेरण का था और ये इसका था, और भी है आई की बराबर और भी है। आई बराबर देखिए काई एच भी होता है ना, और आई बराबर एक और होता है एम इंटू बी भी होता है। तो सारे फार्मूले सारे रिलेशन याद रहेंगे तो आप सवाल लगा सकते हैं। चलिए इस स्क्रीनशॉट लीजिए। 91 92 93 3 सवाल और हैं। ठीक, चलिए अब एक 11वां सवाल है कि एक हाँ ना, इसमें एक चीज़ और बताना है, चुंबककारी धारा की गणना करना। चुंबककारी धारा गणना मतलब जिसको बाउंड करंट कहते हैं। जैसे एक चीज़ है कि जैसे कोई धारावाही लूप में जब करंट बहती है तो वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर कोई छड़ चुंबक है तो उसके अराउंड क्या होगी, एक बाउंड करंट बहती है, एक करंट बहती है। देखिए उल्टा संभव है, चुंबक धारा के कारण चुंबक है तो चुंबक के कारण जरूर धारा होती है। धारा के कारण अगर चुंबक बन रहा है तो अगर चुंबक बन गया कोई चीज़ तो उसके अंदर भी एक चुंबक एक करंट बहती है। जैसे ये धारावाही कुंडली है ये, तो इसमें एक करंट बहती है, लेकिन इसमें एक जो मटेरियल रखा है अगर ये भी चुंबक बन जाए तो इसके भी चारों ओर एक करंट बहती है। जब वो चुंबक बन जाता है तो उसे हम लोग बाउंड करंट कहते हैं, बंधी हुई धारा। तो उसी को पूछ रहा है चुंबककारी धारा आईबी की गणना कीजिए। क्या करना है, आईबी की गणना कीजिए, जो कि हम आई बराबर दिखाते हैं आई एन आई बी, ये होता है। इससे भी हम निकाल सकते हैं। उसमें फेरों की संख्या n थी ना, तो हम जानते हैं यहाँ पे निकालने के लिए कि वो बाउंड करंट क्या है। जाहिर सी बात हमने यहाँ पे अभी लिखा था कि म्यू नॉट आई एच प्लस आई, यही लिखा था। तो म्यू है ही है यहाँ पे म्यू नॉट, इसे हम क्या लिखते हैं आई, और इसे आई भी लिख दे रहे हैं। हाँ, और फेरों की संख्या इसके साथ n है वही। तो हमें अभी अगर आई मालूम है तब हम इसको निकाल सकते हैं। ये आई बी की वैल्यू आई के बराबर है n, आई में n से भाग दे करके निकाल सकते हैं। या यहाँ से म्यू नॉट n कॉमन ले लीजिए, आई प्लस आई बी, या इसको b बटे म्यू नॉट n आई प्लस आई बी बाउंड करंट होता है। तो आई बी बराबर जो होगा
ओ बी बटे म्यू एन माइनस आई, इससे भी निकाल सकते हैं। या आई बी चाहिए तो आई बराबर यहाँ पे जो होता है एन आई बी है, तो आई बी आई बटे एन से भी निकल सकता है। तो देखिए जो b की वैल्यू है जो भी आएगी, यहाँ पे आप b की वैल्यू रखिएगा, इसको 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 रखिएगा, ये 1000 है, और I की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो आप I भी निकाल सकते हैं। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा ना। b की वैल्यू जो अभी अभी आई है उसको आप इसमें रखिएगा, ठीक, और फिर कैलकुलेट करके 2 घटाइएगा तो हमें आई भी मिल जाएगा। यानी कि जब वो छड़ चुंबक बन जाती है तो उसके अंदर एक करंट बहती है, यानी कि जब करंट के कारण चुंबक हो गया, तो अगर कोई पदार्थ चुंबक बन जाता है तो इसका मतलब उसके चारों ओर एक करंट पैदा हो गई, इसको हम लोग बाउंड करंट कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आप हल कर लीजिएगा, बी की वैल्यू रखें यहाँ पे, मैच कराइएगा इससे, दोनों का आंसर देखिएगा क्या आता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने उसको बताया था ना कि उसके अंदर एक करंट बहती है, उसको आई भी, जैसे देखो एच जो होता है वो एन आई होता है, उसी तरह से जो आई होता है एन आई भी होता है। अगर इसी में म्यू नॉट से और म्यू नॉट गुणा कर दिया जाए तो ये बी नॉट और ये बी आई हो जाता है। ये निर्वात में चुंबक की क्षेत्र बन जाते हैं, और ये जो है ये निर्वात में चुंबक हाई एन आई केवल क्या है, चुंबकन क्षेत्र है, वो भी मीडियम के अंदर, मतलब पदार्थ के अंदर। जैसे वो क्षेत्र बाहर निकल के आता है तो जो बाहर की चुंबकशीलता उससे इसमें गुणा हो जाता है, तो वो तब उसे चुंबकीय क्षेत्र कह दिया जाता है। चलिए अब जो है 11वां सवाल है। 11वां है कि 1 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लोहे के तार को लिखा है कि एक 1 मीटर लंबे एवं 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लोहे के तार को किसी धारावाही परिनालिका की अक्ष पर रखते हैं। किसी धारावाही परिनालिका की अक्ष पर रखते हैं, परिनालिका की अक्ष पर रखते हैं, जिसमें चुंबकन क्षेत्र इतना है, जिसमें चुंबकन क्षेत्र 3 एम्पियर पर मीटर है। तो तार का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो तार का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो तार का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। लोहे की चुंबकशीलता कितनी है, 16 पाई गुणे 10⁻⁵ हेनरी पर मीटर है। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी पर मीटर भी होता है ना।
तो 1 मीटर लंबाई का है और 1 मिलीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी का एक अनुप्रस्थ काट का लोहे के तार को धारावाही परिनालिका के अक्ष पर रखा गया, उसके भीतर, जिसमें चुंबकन क्षेत्र हमारा H हमारा दिया हुआ है। H हमारा कितना दिया हुआ है? 4×10⁻³ एम्पियर पर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। अब फिर इसमें और भी क्या है, तार का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि यम क्या होगा ये बताओ। ठीक, तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। लोहे की चुंबकशीलता इतनी है, यानी कि हमारा जो चुंबकशीलता दिया है लोहे का जो म्यू है वो दिया हुआ कितनी, 16 पाई × 10⁵ हेनरी पर मीटर। ठीक, तो देखिए यम पूछा है तो आई बराबर एक फार्मूला होता है यम/वी, और यम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी लंबा एरिया × एल है ना। तो यहाँ से यम बराबर हो जाएगा आई × ए × एल। एरिया दिया हुआ है कितना है, और यल भी दिया हुआ 1 मीटर, एरिया दिया हुआ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हजार यानी कि इसको आप 10⁶ से भाग देंगे, मतलब ये वर्ग मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर को पहले मीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे, फिर स्क्वायर है तो एक बार और मिलीमीटर को 1000 से भाग दोगे, तो मतलब है कि 1/1000 × 1/1000। ये मिलीमीटर को मीटर, ये मिलीमीटर को मीटर, तो हो गया 1/10⁶ में वर्ग मीटर। मिलीमीटर का वर्ग हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक, लंबाई एल दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो एक सूत्र हम जानते हैं कि जो निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है ये 1 + काई होती ना। या आई बराबर क्या होता है, यहीं से देख सकते थे। या आई बराबर होगा H⁻⁻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 ⁻
तो एच भी पता है हमको, म्यू आर नहीं पता है, और चुंबकशीलता दिया हुआ है ना लोहे की, यानी म्यू दिया हुआ है। तो ये फार्मूला होता आई बराबर एच, जो ऐसा हमने अभी नहीं लिखा है कि बी बराबर होता है म्यू आई प्लस इससे, तो यहाँ से बी बटे म्यू माइनस एच बराबर आई, तो इसे म्यू आर। अच्छा तो चलिए अभी बनाया हुआ था, तो यहाँ से हमें आई चाहिए, तो आई बराबर हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू एच। अब हमें म्यू आर चाहिए, तो म्यू आर बराबर होता है म्यू बटे म्यू नॉट। काई की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो म्यू की वैल्यू कितना है 16 पाई बटे 10⁻⁻⁵, और इसकी होती है 4 पाई बटे 10⁻⁷।
पाई से पाई 4 चौक को 16, तो न्यू आर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा पावर 7 हो जाएगा और नीचे, यानी कि 4 गुणे 10⁻², यानी कि 400। कितना हो जाएगा? 400। तो यहाँ से हम अब आई कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आई हो जाएगा ये 400 - 1, और एच की वैल्यू कितना है? 4 गुणे 10 के घाते 3, तो आई हो जाएगा 399 गुणे 4 गुणे 10 के घाते 3, यही ना। तो यहाँ से यम की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। आई की वैल्यू 399, 4 गुणे 10 के घाते 3, एरिया 10⁻⁻6, ये 1। तो यहाँ से यम की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ की जो लोहे की चुंबकशीलता दिया हुआ है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता है, हेनरी पर मीटर। हाँ, तो ऐसा ही लगेगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, देखिए कितना आता है। 1.556 लिखे आना चाहिए, 1.556 कैलकुलेट करिएगा। और इसका मात्रक तो आप जानते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो आप कैलकुलेट करेंगे वही आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा। 2 सवाल और देखा जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो फार्मूले इसमें थोड़ा कई ठो टर्म है, तो इसको हर एक टर्म को अलग अलग क्लियर करिएगा, ठीक, नहीं तो इससे में गड़बड़ा जाएंगे। अब बढ़ावा है कि एक लिखा है कि एक 0.40 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के दंड चुंबक को 400 एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। यदि इस दंड चुंबक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान
5×10⁻⁻5 वेबर है। तो चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकन की गणना कीजिए। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकन की गणना कीजिए। चुंबकन की गणना कीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है कि दंड चुंबक को, तो एरिया कितनी हुई है 40 सेमी स्क्वायर है, यानी कि मीटर में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चुंबक को इतना चुंबकन क्षेत्र एच हमारा दिया है 400 एम्पियर पर मीटर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, यानी हम फाई जो आगे अभी पढ़ने वाले हैं उसको पहले चुंबकीय फ्लक्स बराबर बीए हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ है 10⁵ वेबर है। चुंबकीय प्रेरण यानी कि V की गणना करना है, चुंबकीय प्रवृत्ति काई की गणना करिए, चुंबकन की गणना करना है। तो देखिए फाई बराबर अभी हम लोग पढ़ेंगे जस्ट, है ना, चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ से हमको B चाहिए तो फाई इंटू ए हो जाए, अरे अपाने हो। तो फाई की वैल्यू 5×10⁻⁵ और ए की वैल्यू है 0, ये 10⁻⁴। अब ये 4 पावर तो कट गया, 10⁻⁻1 बचा, यहाँ से 0.2 हटाएंगे तो 100 गुणा हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 500/40 10⁻⁻1। ये 0 से ये खत्म हो जाएगा, तो B बराबर होगा 5/4। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बार जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 पचे 20 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 4 एकम 4 बचा 1, 10×4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब हमको काई निकालना, फिर आई निकालना है, और आई बराबर तो जानते हैं काई एच होता है, और एच दिया भी है, तो पहली बात तो काई निकालना है। आई तो एच की वैल्यू दिया, आई जब तक निकलेगा नहीं तब तक। तो काई की वैल्यू कैसे निकलेगी, चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति जो है चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकन की गणना कीजिए। ऐसे ये म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई होता है। सापेक्ष चुंबकशीलता भी नहीं दिया हुआ है। μ/μ0 बराबर 1 प्लस काई, μr माइनस 1 बराबर काई। तो μr कैसे निकलेगा, तो
चुंबक सापेक्ष चुंबकशीलता लोहे की म्यू आर में सापेक्ष चुंबकशीलता देनी चाहिए, शायद सवाल में दिया नहीं है क्या। एक मिनट, इसमें म्यू आर -1 बराबर काई होता है, तो म्यू आर म्यू लोहे का कितना होता है, ये किसका रखा गया है, प्रस्थ काट के दंड चुंबक को 400 एम्पीयर पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के गुजरने वाला काई का और कौन सा फार्मूला है निकालने का। चलिए एक चीज और है, इससे नहीं निकलेगा, ये वाला देखिए याद कर रहे हैं। ये होता है ना बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई, यहाँ से बी म्यू नॉट एच प्लस आई, या आई बराबर हो जाएगा बी म्यू नॉट माइनस एच। अब आई देखिए निकल जाएगा यहाँ से, बी की वैल्यू क्या है 5/4 और इसकी वैल्यू कितना है 4 पाई 10⁻⁻⁷। और एच की वैल्यू कितनी है 400। अब यहाँ से आई कैलकुलेट कर लीजिए, ये 5 4 चौको 16 3.14, ये ऊपर चला जाएगा 10 के घाते पावर 7 -400। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है 2 पावर ये और बढ़ जाएगा, तो आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 10 के घाते 5 हो जाएगा बटे 16 × 3 = 4 -400। अब इसे कैलकुलेट करिएगा, आई की वैल्यू यहीं से मिलेगी, ठीक है ना। और फिर हमको अगर हमें साई चाहिए तो साई बराबर होता I/H। ये परिभाषा चुंबकीय प्रवृत्ति है ना। या पहले आई की वैल्यू ही निकालें तो काई की निकल जाएगी। आई बराबर एक और होता है म्यू आर -1 × H, तो हमें ये चाहिए ना आई, पहले आई ही निकाल लीजिए, जब आई पता हो जाएगा तो आई में एच से भाग दे देंगे तो हमें साई निकल जाएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका आपस में गुणा करना है, इसमें भाग देना, जो आएगा उसमें से 400 घटाना, ये आएगा एम्पियर पर मीटर। अब फिर उसमें एच से भाग देना है तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक ना। और ये भी एक फार्मूला है, याद रखिएगा ये। और एक चीज़ और है, यहाँ से आप अगर हमें एच निकालना है तो B/μ0 - I, ये भी एच की डिफिनीशन है, ठीक। अब चूंकि हमें B पता है, ये पता, तो I निकल जाएगा। जब I निकल जाएगा तो आप जानते हैं साई
की परिभाषा क्या होती है? साई बराबर होता है I/H, तो I में H से भाग देंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रही बात आपकी कैलकुलेट करने की, देखिए सारे फार्मूले अलग अलग फॉर्म में आप तैयार रखिएगा कि कहाँ कौन है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आखिरी सवाल है इस वीडियो लेक्चर का। चलिए, तेरहवां सवाल है कि 5 सेमी गुणे 1 सेमी गुणे 10.5 सेमी की 5 सेमी गुणे 1 सेमी गुणे 0.5 सेमी की लौह चुंबकीय पदार्थ की लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़, क्या है? छड़ 10⁴ एम्पियर पर मीटर आकार के चुंबकन क्षेत्र में रखी है, के आकार के चुंबकन क्षेत्र में रखी है। ठीक, यदि उसकी चुंबकीय आघूर्ण, यदि उसका चुंबकीय आघूर्ण, यदि उसका चुंबकीय आघूर्ण 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यदि उसका चुंबकीय आघूर्ण 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यदि उसमें चुंबकीय आघूर्ण इतना उत्पन्न हो तो उसमें चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कीजिए। तो उसमें चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कीजिए, तो उसमें चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कीजिए, तो उसमें चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना है। तो उसमें क्या है? चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, चुंबकीय प्रेरण जो होता है B बराबर होता है μ0H + I, पीछे आ चुका है। अब उसका जो वॉल्यूम होता है, और क्या क्या दिया है? चुंबकन क्षेत्र यानी हमारा H दिया हुआ है कितना, 10⁴ एम्पियर पर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण यानी M की वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकन, उसमें चुंबकीय प्रेरण यानी V की वैल्यू पता करना। तो आप V निकालना है तो एक चीज और भी है, I को क्या लिख सकते हैं? M/B + H। I की ये डिफिनीशन है M/B। अब रही बात, हमको यहाँ V निकालना है, तो सेमी में दिया है तो 5 × 10 से 100 से भाग देंगे, मीटर हो जाएगा। 1 में फिर 100 से भाग देंगे, मीटर गुणे 10⁵ में 100 से भाग देंगे, मीटर। अब इसमें गुणा करेंगे तो घन मीटर हो जाएगा सब। तो 5 एकम 5, 5 25, 2.5, 2 4 6, 100 है ना, 2 4 6, 10⁻⁻⁴ घन मीटर क्यूब, ये आएगा वॉल्यूम आएगा उसका। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 4π × 10⁻⁷, और m की वैल्यू अभी आई है, M की वैल्यू 10 है,
की 2.5 है, गुणे 10⁻⁻6 है, और h की वैल्यू कितना है 10⁻4। आप इसे हल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि B4 गुणे 3.1 गुणे 10⁻7 इन 2.5 गुणे 10⁻6 प्लस 10,000। अब इसे सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके जोड़िए तो आप आंसर पाएंगे। ये इसका हमने लिख लिया है, बाकी उन दोनों का नहीं लिख पाए थे। तो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर मैच करा लीजिएगा, ठीक। तो इसमें जो है सारे फार्मूले ही बेस्ड न्यूमेरिकल थे, लेकिन कुछ हट के थे। यानी आपको हर न्यूमेरिकल नोटेशन के साथ हर फॉर्म काई का अलग अलग फॉर्म क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का, चुंबकन क्षेत्र का, यानी कि सारे फार्मूलों का जितने भी फॉर्म हैं सब अलग अलग याद होना चाहिए। कब क्या पूछ दे उसको निकालने के लिए। म्यू आर्म और काई में क्या रिलेशन है, एच में, आई में, वी में जो चुंबकीय प्रेरण है क्या रिलेशन, यानी हर फॉर्म याद होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हमने 13 सवाल एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया, जो एनसीईआरटी के लगभग शायद एग्जाम्पल हैं ये, और आप इस पे प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि यही बोर्ड में इसी में से कोई सवाल इससे आ सकता है, ठीक। तो चलिए आप अपने परीक्षा की और अपनी तैयारी, बोर्ड की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।